Assalamu alaikum all the students. Me, Dr. Junaid Sarki is here, and today we are going to discuss 11 2026 physical test, जिसमें डिफरेंट कोड थे, कोड ए, कोड बी, कोड सी और कोड डी। आज हम मुकम्मल कोड ए को देखेंगे और उसमें जो भी डिफिकल्ट एमसीक्यूज हैं उसको कोशिश करेंगे आपको एक्सप्लेन करने की। तो आपको पता है कि कोड ए में जो एमसीक्यूज नंबर पहला था कि ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल द वाल्व दैट रिमेन क्लोज्ड आर। तो ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो वाल्व क्लोज होते हैं वो कौन से होते हैं? अब आप जानते हैं कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो उस वक्त मस्कुलर मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ब्लड को हम जो है बाहर फेंकते हैं, यानी सिस्टमेटिक एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज में भेजते हैं। तो अब ताकि वो वाल्व वो तो उस और सिस्टमेटिक एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरीज के ओपनिंग पे कौन से वाल्व होते हैं? सेमिल्यूनर वाल्व होते हैं। सेमिल्यूनर वाल्व तो हम ओपन करेंगे, वो क्लोज नहीं करेंगे। पल्मोनरी वाल्व होने से ये भी नहीं होगा। अब जो वाल्व जो एओर्टा और वेंट्रिकल्स के बीच में होंगे वो हम क्लोज करेंगे ताकि ब्लड जो है उसको बैक फ्लो को प्रिवेंट किया जा सके और ब्लड वापस एट्रिया में ना जा सके। तो इस हिसाब से आपने की में भी देखा था कि इसका मोस्ट एक्यूरेट जो आंसर होगा वो बी होगा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व, ताकि जो है ब्लड जो है वापस बैक फ्लो ना कर जाए एट्रिया के अंदर। एमसीक्यूज नंबर 2 है, आइडेंटिफाइड क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल दैट एग्जिबिट ग्रेट फंक्शनल डाइवर्सिटी। अब आप इसमें देखो, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, प्रोटीन। प्रोटीन आप देखो उसकी फंक्शनल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, हार्मोन्स मुख्तलिफ हार्मोन्स प्रोटीन होते हैं। तो जो फंक्शनल डाइवर्स अगर स्ट्रक्चरल के तो फिर हम लिपिड के पास जाते, लेकिन यहाँ फंक्शनल डाइवर्सिटी कह रहा है तो इसका मोस्ट एक्यूरेट जो है वो प्रोटीन होगा, क्योंकि वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। एमसीक्यूज नंबर 3 देखें, एन आयरन डिफिशिएंट पेशेंट विल मोस्ट लाइकली डिस्प्ले रिडक्शन है। अगर किसी पेशेंट में आयरन की कमी है तो वो उसमें कौन सी चीज की कमी होगी? अब आप देखें, प्लेटलेट में मोस्टली कैल्शियम यूज होता है, आयरन यूज नहीं होता। प्लाज्मा प्रोटीन में भी एसएच नहीं है। अब जनरल एंजाइम्स हैं मुख्तलिफ, अगर कोई स्पेसिफिक एंजाइम होता तो फिर भी हम मान लेते। जनरल एंजाइम्स हैं। अब आपको जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर जो हमारे पास होते हैं हीमोग्लोबिन होता है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, और हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें आयरन यूज होता है। तो अगर आयरन की कमी है तो उसमें उस पेशेंट में किस चीज की कमी होगी? उसमें हीमोग्लोबिन कमी होगी, और इस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं, जिसके बाद हम कहते हैं इसके पास खून बहुत कम हो गया है इस पेशेंट में। इसका राइट आंसर बी यानी हीमोग्लोबिन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वायरसेस आर क्लासिफाइड एज ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, फंडामेंटली बेकार। वायरस को क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास कैप्सिड होता है? नहीं, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर। दे लेक राइबोसोम, दे लेक प्रोटीन। हालांकि उनके पास कैप्सिड भी होता है, प्रोटीन भी होती है, डीएनए भी होती है, पर उनके पास राइबोसोम नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि ये मुकम्मल किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनके पास राइबोसोम नहीं होता, वो अपनी प्रोटीन खुद नहीं बनवा सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि वायरसेस दूसरों पर इसलिए डिपेंड करते हैं क्योंकि वो राइबोसोम लेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका बी करेक्ट होगा, मोस्ट एक्यूरेट। Excuse number 5 है, if a person eats healthy oily food and immediately start running, the organ showing the greatest simultaneous increase in activity are। अब इसमें आप देखो, कोई रनिंग कंडा कर रहा है बंदा खाना खाने के बाद, तो कौन से ऑर्गन्स उसके मोस्ट एक्टिव जो है वो एक्टिव हो जाएंगे? तो इसमें आप देखो हार्ट और लंग्स होगा। क्यों? क्योंकि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम अगर वो रनिंग करेगा तो हार्ट बीट करेगा, ताकि उनकी जो ले की मसल्स है उनको प्रॉपर जो है ऑक्सीजन सपोर्ट की जा सके, प्रॉपर ब्लड सपोर्ट, प्रॉपर जो है ब्लड उनके पास ट्रांसफर की जा सके। और लंग्स उनको ज्यादा एक्टिविटी क्यों करेंगे? ताकि ऑक्सीजन ब्लड में ज्यादा हो, और ऑक्सीजन ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा हो और ऑर्गन्स तक ब्लड ज्यादा हो, इसके लिए हार्ट की एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो दोनों, इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा, यानी जो ले के मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन भी चाहिए, और ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगी? ब्लड से, और ब्लड ज्यादा से ज्यादा कैसे जाएगी? हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन से। तो इन दो ऑर्गन्स की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। एमसीक्यूज नंबर 6 देते हैं, द आउटर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वायरस इज टर्म्ड एज कैप्सिड। वायरस के स्ट्रक्चर में दो ही जो है पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड कोर होता है और दूसरा प्रोटीन कोट होता है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 7 देखते हैं, आइडेंटिफाइड हार्ट चेंबर वर्किंग द हार्डेस्ट पंप ऑक्सीजन सिस्टम सर्कुलेशन में कौन सा वेंट्रिकल ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करता है? तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, जो सारी बॉडी में ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, ताकि ऑक्सीजन ब्लड पूरी बॉडी को सप्लाई की जा सके। तो इसका लेफ्ट वेंट्रिकल करेक्ट होगा। एमसीक्यूज नंबर 8 में देखते हैं, प्रोटीन कैन फंक्शन एज रेस्पिरेटर ओनली आफ्टर अंडरगोइंग। अब प्रोटीन फंक्शन रेस्पिरेटर सबसे तभी करेगा जब उनमें से अमाइनो ग्रुप जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। अब अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाएगा, फिर जो कार्बोनिल ग्रुप होगा उसको हम एसिटाइल ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे, और फिर एसिटाइल से फिर जो है क्रेब साइकिल जो है कंटिन्यूअस आगे चलेगी। तो इस हिसाब से पहले हम अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना लाजमी होता है अगर हम प्रोटीन को एज उससे हम अगर एटीपी या एनर्जी जनरेट करना चाहते हैं तो। एमसीक्यूज नंबर 9 देखते हैं, नेम द क्लास ऑफ एंजाइम दैट रिमूव्स अ केमिकल बॉन्ड फ्रॉम अ सबस्ट्रेट टू जनरेट अ डबल बॉन्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, लाइज, जो कि बिना वाटर के यूज के किसी भी एक ग्रुप को, किसी भी एक जो है
सब्सटेंस से रिमूव कर सकता है बिना वाटर को यूज किए, और अगर वाटर यूज नहीं करेगा तो वहां पे क्या जनरेट होगा, डबल बॉन्ड जनरेट होगा। तो किसी भी ग्रुप को रिमूव करता है बिना वाटर यूज किए और डबल बॉन्ड वहां पे जनरेट होता है, तो ये जो एग्जांपल है ये लाइज एंजाइम है। ये प्रॉपर जो है डेफिनेशन है लाइज एंजाइम की। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 में आते हैं। आइडेंटिफाइड इनिशियल मेटाबॉलिक पाथवे रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द रैपिड ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ये क्या होती है, बीटा ऑक्सीडेशन होती है, यानी कार्बोनिल कार्बन, फैटी एसिड में जो कार्बोनिल कार्बन होता है उसके बाद वाला जो दूसरा कार्बन होता है उसको बीटा कार्बन कहते हैं, और उस कार्बन की हम ऑक्सीडेशन करेंगे ताकि बाद में उस फैटी एसिड को हम जो है डिफरेंट अपने पर्पज में यूज कर सकें। उसको किसी को एसिटाइल में कन्वर्ट करते हैं, और फिर जो है उसको भी हम उससे भी हम एनर्जी यूज कर सकते हैं एसिटाइल बनाने के बाद। तो इनिशियल जो उसका प्रोसेस होगा, जो बीटा कार्बन होगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और इस पूरे प्रोसेस को हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 11 में देखते हैं। आइडेंटिफाई द डाइजेस्टिव एंजाइम दैट एग्जिबिट लोएस्ट एक्टिवेशन रेट इन एसिडिक एनवायरनमेंट। एसिडिक एनवायरनमेंट में कौन जो है तो सबसे ज्यादा एक सबसे कम जो एक्टिव होगा वो कौन होगा, पेनक्रियाटिक लाइपेज होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। क्यों? क्योंकि पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो बेसिक मीडियम में काम करता है। अब जब एसिडिक मीडियम में होगा तो वो उसका एक्टिवेशन रेट ही कम होगा। अगर हम 100 पेनक्रियाटिक लाइपेज यूज कर रहे हैं, उनमें से जस्ट चंद ही जो पेनक्रियाटिक लाइपेज होंगे या कहें कि ना के बराबर जो है वो एक्टिवेट होंगे और अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो पेनक्रियाटिक लाइपेज इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 11। नंबर 12 पे आते हैं। आइडेंटिफाइड अ पॉलीसेकेराइड सर्व एज स्ट्रक्चरल रेदर देन इन एनर्जी। ऑप्शन ए को देखें तो ये पॉलीसेकेराइड नहीं है, ग्लाइकोजन है, एनर्जी स्टोरेज है, स्टार्च जो है एनर्जी स्टोरेज, सेल्यूलोज जो है ये एक ऑप्शन है जो कि हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास स्ट्रक्चरल रोल होता है, जो कि प्लांट की सेल। तीन को देखते हैं। स्टेट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अब स्पायरोमीटर जो वॉल्यूम जो हम बाहर निकालते ही नहीं है, जो एक्सचेंज नहीं हो रहा है, उसी को स्पायरोमीटर जो है वो उसी वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकता, और वो कौन सा होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। बाकी सारे वॉल्यूम्स को हम बाहर अंदर भी ले जा सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं, तो स्पायरोमीटर उनको मेजर कर सकता है। सिलेक्ट स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स फाउंड इन ऑल वायरसेस। ऑल वायरसेस में कौन से स्ट्रक्चर्स फाउंड होती है, तो जेनेटिक मटेरियल सभी वायरस में होता है। सेल मेम्ब्रेन होती नहीं, राइबोसोम होता नहीं, साइटोप्लाज्म, ये सारी सेल की कैरेक्टरिस्टिक है। नेम द आइडेंटिफाइबल कंडीशन दैट मोस्ट डायरेक्टली डिक्रीज द वाइटल कैपेसिटी। को कौन सी जो कंडीशन है वो डिक्रीज करती है, तो फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स, जिसमें लंग्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और इलास्टिसिटी कम होगी तो वो कम जो है एक्सपेंड और कंप्रेस होगी, और जब कम एक्सपेंड और कंप्रेस होगी तो वाइटल कैपेसिटी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एक्सचेंज है, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स। एमसीक्यू नंबर 16 में देखते हैं। नेम द मेटाबॉलिक पाथवे दैट कैन टेम्परेरीली कंटिन्यू इफ क्रेब साइकिल इज ब्लॉक्ड। अब क्रेब साइकिल तभी होगी, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन बाद में होती है, तो ये भी नहीं होगी अगर क्रेब साइकिल ब्लॉक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी नहीं होगी। बीटा ऑक्सीडेशन तो अलग प्रोसेस है। एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस उसको फर्क नहीं पड़ता अगर क्रेब साइकिल है नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइकिल से पहले होती है। करेक्ट आंसर इज डी। स्पेसिफिक शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, ऑप्शन इज बी डीऑक्सीराइबोस, इजी वन। Excuse number 18. Excessive sugar intake results in energy storage in the liver, mainly is। अगर हम शुगर इंटेक ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं तो वो लिवर में स्टोर हो जाएगी, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट उसको कौन कन्वर्ट करेगा, उसको इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। Excuse number 19. A scientist discover in acellular organism containing RNA. This increase more। अब अगर acellular है तो वो सेल ही नहीं है। अल्गी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरियम, ये सारे तो सेल्स होते हैं। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है वायरस की, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Excuse number 20. Name the molecule composed of glycerol fatty acid in the phosphate group. It is the basic definition of phospholipid. Correct is option number C. Excuse number 21. Name the anatomical structure directly responsible for mechanical ventilation of lungs. Mechanical ventilation of lungs के लिए कौन सी स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होती है? करेक्ट ऑप्शन इज बी डायाफ्राम। डायाफ्राम जो है वो इंस्पायरेशन के दौरान नीचे जाता है, जिसकी वजह से जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज करता है, और एक्सपायरेशन में ये कंप्लीट डोम शेप हो जाता है, जिसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो मैकेनिकल वेंटिलेशन में अहम रोल अदा करती है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी डायाफ्राम। Excuse number 22. Name the organelle that is highly developed in mucus secreting goblet cells. म्यूकस सीक्रेटिंग गोबलेट सेल्स में जो ऑर्गेनेल मोस्टली होता है, अब आप देखो कि म्यूकस क्या होती है, एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, और ग्लाइकोप्रोटीन या मॉडिफाइड जो भी मॉलिक्यूल होते हैं या कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल होते हैं वो मोस्टली गोल्जी अपार्टस का प्रोडक्ट होता है। उस गोबलेट सेल्स में अगर म्यूकस ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट होती है, उसमें ऑर्गेनेल कौन सा ज्यादा होगा, गोल्जी अपार्टस सबसे ज्यादा होगा। Name the MCQs number 23. Name the anatomical structure that prevent acidic ion from reflux back into esophagus. अब एसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर होता है वो कार्डिक स्फिंक्टर होता है, वो ही जो है वो एसिडिक आयन को वापस जाने नहीं देता, वो क्लोज हुआ होता है जब तक जो है एसिडिक फूड जो है हमारा स्टमक में होता है।
क्रोमोसोम कंडेंस एंड बिकम क्लियरली विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग। अब इसमें क्या होता है, प्रोफेज होता है। प्रोफेज जो पहला ही जो एम फेज होता है, डिवीजन फेज होता है, उसमें पहला जो होता है प्रोफेज होता है, इसमें क्रोमोसोम कंप्लीटली विजिबल होता है ताकि क्रोमोसोम कंडेंस हो और क्रोमोसोम को इससे सेपरेट किया जा सके। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो सी होगा, प्रोफेज। प्रोफेज इनिशियल फेज होता है, उसी में क्रोमोसोम कंडेंस क्रोमेटिन कंडेंस बन के क्रोमोसोम होते हैं ताकि आसानी से सेपरेट हो सकें। MCQ number 25, a vaccine gives long-term protection mainly through the formation of memory cells। वैक्सीन में कुछ ना कुछ एंटीजन होती है जो हम बॉडी में यूज करते हैं, उसके बाद हमारी बॉडी सेल्स में क्या बन जाती है, मेमोरी बन जाती है। और आइंदा अगर उससे रिलेटेड कोई भी चीज आती है, कोई भी वायरस या कोई भी चीज आती है, तो एंटीबॉडी हमारी या मेमोरी सेल्स जो है एंटीबॉडी फौरन से बना लेते हैं और उस चीज को खत्म कर लेते हैं। तो वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा जो हमारे लिए इफेक्टिव होती है वो किस सेल्स की वजह से होती है, मेमोरी सेल्स की, क्योंकि वैक्सीन की वजह से हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स बन जाती है। MCQ number 26, the person lacking the enzyme pepsin will mainly face difficulty digesting। अब आप इसके लिए आपको सोर्स ऑफ प्रोटीन पता होना चाहिए, क्योंकि पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। बटर, राइस, मीट जो है मोस्ट चाना बेचाना और सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होती है वो मीट में होती है। तो अगर डिफिकल्टी होती है डाइजेस्टिंग में तो पेप्सिन की कमी है तो वो मीट में होगी, क्योंकि मीट में सबसे ज्यादा हमारे लिए। 27, immediate energy currency used by living cell। Our general currency is ATP, which is generated by mitochondria for our body cells। 28, select the structural common feature to both प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स। में कौन सी चीज कॉमन होती है, सर्कुलर डीएनए नहीं, सिर्फ प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन बोनाउ न्यूक्लियस, नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज दी common feature in both prokaryotic and eukaryotic cells। MCQ number 29, determine the enzyme that shows least activity in an acidic pH। लीस्ट एक्टिविटी कौन सी हो करेगा एसिडिक pH पे। अब आपको सी और डी में कंफ्यूजन थी काफी स्टूडेंट्स को। अब इसमें क्या होगा, सी करेक्ट होगा, क्योंकि उसका एक्टिवेशन रेट कुछ ना कुछ है और एक्टिवेशन रेट के बाद वो थोड़ी सी एक्टिविटी जो शो करेगा सेलेब्री अमाइलेज करेगा। बाकी काफी स्टूडेंट्स का ये था कि पेंक्रियाटिक लाइपेज भी हो सकता है, वो हो सकता है, पर उसकी जो एक्टिवेशन रेट है वो ही जीरो है। अगर एक्टिवेशन रेट जीरो है तो वो एक्टिविटी उसकी कहाँ से होगी, एक्टिविटी तो बिल्कुल ही जीरो होगी। पर एक्टिविटी कुछ ना कुछ हो, पर लीस्ट हो, तो वो सेलेब्री अमाइलेज जो है वो मोस्ट एक्यूरेट है। इसके लिए आपको एक्टिविटी और एक्टिवेशन रेट का जो डिफरेंस है वो पता होना लाजमी है एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने के लिए। MCQ number 30, if beta oxidation is below the direct product of fat metabolism failing to enter the Krebs cycle। अगर बीटा ऑक्सीडेशन ब्लॉक हो रही है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट जो क्रेब्स साइकिल में दाखिल नहीं हो सकेगा वो एसिटाइल को है, क्योंकि हम फैटी एसिड जो होती है उसका जो बीटा कार्बन होता है उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं और उसको एसिटाइल को एक ग्रुप होता है उसमें कन्वर्ट करते हैं और को जो कोएंजाइम है वो ऐड करते हैं और उसके बाद ही हम उसको क्रेब्स साइकिल में यूज करते हैं। अब अगर बीटा ऑक्सीडेशन ही ब्लॉक है तो कौन सा बीटा ऑक्सीडेशन होगी नहीं, यानी फैटी एसिड की हम ऑक्सीडेशन ही नहीं कर रहे, कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो क्रेब्स साइकिल में इंटर नहीं हो सकता, जो पहले हो सकता था अगर बीटा ऑक्सीडेशन होती। तो वो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है और वो एसिटाइल को ये मॉलिक्यूल है। इस MCQ नंबर 31 डिस्कस कर सकते हैं। तो वो कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है जिसमें बाहर कार्टिलेज भी होता है और सीलिया भी होता है। अब इसमें आप देखो ऑप्शन नंबर डी को, ट्रेकिया। ट्रेकिया में क्या होता है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो कि ट्रेकिया को क्लोज करने नहीं देती और हाफ सर्किल जो होती हैं वो रिंग्स होती हैं जो उसको ओपन रहने में मदद करती हैं। और उनके ट्रेकिया में सीलिया भी मौजूद होता है जो कि म्यूकस को माउथ से या बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। बाकी प्लूरल तो लंग्स की मेम्ब्रेन है। डायफ्राम में ऐसे कोई भी सीलिया वगैरह नहीं होता, अल्वियोला में भी सीलिया वगैरह नहीं होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, ट्रेकिया, जिसमें कार्टिलेज भी होता है और सीलिया भी होता है। MCQ नंबर 32, when oxygen supply to skeletal muscle system decrease, pyruvate is converted into lactic acid। ये तो आपको पता है, इसको हम फटीग इस कंडीशन को बोलते हैं कि जब स्केलेटल मसल में ऑक्सीजन कम हो जाती है, मसल्स होती हैं वो एनारोबिकली रेस्पिरेशन करना शुरू करते हैं और पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में जमा करते हैं और इस कंडीशन को हम फटीग, नॉर्मली फटीग के नाम से जानते हैं। MCQ नंबर 33 को हम देखते हैं, सेलेक्ट द सेल ऑर्गेनेल दैट कंज्यूम। अब हाईएस्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज करेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस ऑफ सेल है, आप जानते हैं। और वो इस हिसाब से हाईएस्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को कौन सा ऑर्गेनेल यूज करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया यूज करेगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी। MCQ number 34, a patient diagnosed with iron deficiency will characteristically exhibit low level of। अब फिर कोई पेशेंट है उसमें आयरन की कमी है तो प्लाज्मा प्रोटीन, एंजाइम, प्लेटलेट, इनमें इनको एक्टिवेट करने में आयरन की इतना रोल नहीं होता। जो बाकी जो हीमोग्लोबिन है उनमें जो हीम पार्ट होता है उसमें आयरन मौजूद होता है जो को ऑक्सीजन से बाइंड करने में हेल्प आउट करता है। तो आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर बनाने में आयरन यूज होता है। अगर कोई पेशेंट उसमें आयरन की कमी है तो लाजमी तौर पर उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होगी और इस कंडीशन को हम जो है एनीमिया के नाम से जानते हैं। MCQ नंबर 35, मेच्योर न्यूट्रोफिल्स आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट।
न्यूट्रोफिल्स की अब आप एसटीबी में जो प्रॉपर्टीज वो पढ़ोगे तो वो क्या है, मल्टील्यूबुलेटेड भी है, ग्रेन्युलोसाइट्स भी है और फेगोसाइटिक भी है। अब सी स्फेरिकल शेप इसका नहीं होता, इसका जो शेप होता है थोड़ा में एक लाइन है कि न्यूट्रोफिल जो है वो नॉन स्फेरिकल शेप होते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्फेरिकल इन शेप, तो ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी तीनों जो है वो न्यूट्रोफिल्स की प्रॉपर्टी है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, स्फेरिकल इन शेप इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मैच्योर न्यूट्रोफिल। MCQs number 36. The most important digestive juice for digestion of all major food components is। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है, पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में आपको पता है कि लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज भी होता है। पहले बाइल उसको इमल्सिफाई करती है ड्यूटीनम में, बाद में जो है उसके ऊपर पेनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करता है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज भी होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट पोर्शन को डाइजेस्ट करता है। उसके अलावा उनके पास मुख्तलिफ जितने भी हमारे बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के ऑल टाइप्स ऑफ एंजाइम जो है हमारे पेनक्रियाटिक जूस में होते हैं। इसके बरक्स आप देखो कि बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होता। गैस्ट्रिक जूस में लिमिटेड एंजाइम्स होते हैं जो जस्ट प्रोटीन को मेनली डाइजेस्ट करते हैं, और सलेवा में जस्ट सलाइवरी अमाइलेज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को मेनली डाइजेस्ट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 36 इज बी, पेनक्रियाटिक जूस। MCQs number 37. नेम द सिंगल लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। करेक्ट ऑप्शन है सी। इसकी अगर यहाँ पे इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन होता तो फिर लिवर, अगर एक्सटर्नल है तो स्किन होगा, इंटरनल है तो फिर लिवर होगा। तो यहाँ पे कोई नहीं कुछ भी नहीं कहा तो हम जनरली एक्सटर्नली मानेंगे, और यहाँ पे सी इज दी करेक्ट आंसर, स्किन। MCQs number 38. The breathing difficulty experienced during an asthmatic reliably filmed। अब एस्टमा में क्या होता है कि एस्टमा में एक एलर्जी कंडीशन में जिसमें जो हमारे पास ट्रेकिया है उसमें म्यूकस जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। ट्रेकिया होता है उसका जो रास्ता होता है वो बहुत ज्यादा कोलेप्स कर जाता है, और रास्ता कोलेप्स करने की वजह से जो उनमें से जो ब्रांका या ब्रैंक्यूल्स बर्न है उनमें भी नेरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी सांस फूलना शुरू हो जाती है और ब्रीथिंग में भी काफी सारे मसाइल आते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा। और मेनली जो एलर्जिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कहाँ अटैक करते हैं, ब्रांक्यूल्स, ब्रांका या फिर ट्रेकिया में अटैक करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ब्रांक्यूल्स हैं वो नेरो हो जाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज इन अस्थमा दैट कंडीशन रेफर टू नेरोइंग ऑफ ब्रांक्यूल्स, एंड करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQs number 39. If lysosome stop functioning, pancreatic is failure। करेक्ट ऑप्शन इज ए, फेल्योर ऑफ इंट्रासेलुलर वेस्ट ब्रेकडाउन, क्योंकि आपको पता है कि सुसाइडल ब्रेक कहते हैं हम लाइसोसोम को, और वो चीजों को तोड़ फोड़ करने में यूज होता है। अगर वो लाइसोसोम अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता तो वेस्ट की ब्रेकडाउन जो है वो नहीं होगी। तो दिस इज बेसिक फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQs number 40. DNA replication is the process by which DNA is formed। वेरी इजी वन, जाहिर सी बात है डीएनए रिप्लिकेशन की बात कर रहा है, कोई और तो चीज नहीं बनेगी। डीएनए की रिप्लिकेशन में डीएनए की कॉपी बनेगी। सो करेक्ट आंसर इज सी, डीएनए इज फॉर्म्ड। देखते हैं, ब्लड प्रेशर रीचेज इज लोवेस्ट पॉइंट विद इन द वीन्स। इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। अब आपको पता है कि आर्टरीज या एओर्टा में सबसे ज्यादा जो है ब्लड प्रेशर होता है, उसके बाद आर्टरीज में कम हो जाता है, फिर कैपिलरीज में कम हो जाता है। अब लोवेस्ट, अब काफी स्टूडेंट्स का ये भी इसमें भी डाउट था कि कैपिलरीज हो सकता है। वो कैपिलरीज में जो कम से कम होती है वो स्पीड होती है। ये एसटीवी में एक लाइन है कि जब कैपिलरी से वेन्स में ब्लड जाती है तो ब्लड जो है स्पीड अप अपनी पकड़ती है, लेकिन जो ब्लड प्रेशर होता है वो जनरली जो है आर्टरीज की वेन्स की तरफ हम जाते हैं तो कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है, और ये बहुत सी हम आर्टरीज में से हमें मोस्ट एक्यूरेट जो है वो ब्लड प्रेशर मिलता है। अब ये एक पंजाब के टेक्स्ट बुक में एक पूरा टेबल दिया गया है जिसमें कंपेरिजन है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अगर आप वहां से पढ़ेंगे तो आपको ये एमसीक्यूज क्लियर हो जाएगा। MCQs number 42. According to base pairing rules in DNA, adenine always pairs with thymine। इजी वन, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं एडेनिन और थायमिन के बीच, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं इन डीएनए। करेक्ट आंसर इज डी, थायमिन। MCQ number 43. During the Kelvin cycle, how many molecules of ATP are required to produce one molecule of glucose। अब आपको पता है कि ग्लूकोज को बनाने के लिए हमारे केल्विन साइकिल के 2 साइकिल्स रिक्वायर होते हैं, और एक साइकिल में हम 9 जो है ATPs यूज करते हैं, 6 ATPs in reduction phase and 3 ATPs in regenerative phase। So total 9 ATPs are used to make one triose, and here it asks about one molecule of glucose। तो इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। 18 molecules of ATP are required to produce one molecule of glucose। MCQ number 44. Identify the hepatitis virus that is not transmitted थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब हेपाटाइटिस बी और सी मुख्तलिफ आप एसटीबी पर होगे, एफटीबी पर होगे, पीटीबी पर होगे, तो हेपाटाइटिस बी और सी जो है आपको उनका प्रूफ मिलेगा कि वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसमिट होते हैं, बल्कि जो हेपाटाइटिस ए है ये फीसेस वगैरह से ट्रांसमिट होता है, ना कि ब्लड से। करेक्ट आंसर इज ए, हेपाटाइटिस ए वायरस। MCQ नंबर 45.
A patient lacking lactase experience discomfort after drinking milk because it is a डाइसैकेराइड। जाहिर सी बात है, अगर पेशेंट में लैक्टेज की कमी है तो लैक्टेज किस चीज को डाइजेस्ट करता है? लैक्टोज को। और लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर उसको कहते हैं। तो लैक्टोज क्या है? लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बनी होती है। सो करेक्ट आंसर इज डाइसैकेराइड। MCQ number 46. Carptain is composed of repeating structural units of N-acetyl glucosamine, called easy one. Correct option is C in 46. MCQ number 47. Pulmonary surfactant functions primarily to prevent alveolar collapse। जाहिर सी बात है, जो सर्फेक्टेंट होता है वो क्या करता है? सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है और अल्विलर का जो प्रॉपर शेप है या जो उसका स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में या उसको ओपन करने में हेल्प करता है। क्योंकि आपको पता है कि अल्विलर जो है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, उसको ओपन करने के लिए वहां पे प्रेशर का होना लाजमी है। अब पल्मोनरी सर्फेक्टेंट क्या करता है कि सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है और अल्विलाई को कोलैप्स होने से बचाता है और उसकी स्ट्रक्चर को प्रॉपर ओपन रखने में हेल्प आउट करता है। तो करेक्ट आंसर इज डी, अल्विलर कोलैप्स। MCQ number 48. Specific immunity is characterized by having memory, no cells, D, no specificity। अब आपको पता है कि वो स्पेसिफिक इसी वजह से क्योंकि उसमें क्या होते हैं? मेमोरी सेल्स होते हैं। अगर बाद में वो उनके पास सेम अगर कोई एंटीजन आती है तो उनको वो खत्म कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी, हर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म हर स्पेसिफिक एंटीजन के लिए वो स्पेसिफिक मेमोरी बना लेते हैं। बी टाइप के बी लिम्फोसाइट के स्पेशल सेल्स। करेक्ट आंसर इज ए, मेमोरी। MCQ number 49 is about figure. Blood returning from the body first enter the label chamber। अब आप लेबल चेंबर designated is। अब बॉडी से जब ब्लड वापस आएगी तो वो कहाँ जाएगी? वो या तो वो इंफीरियर वेना केवा से आएगी या तो सुपीरियर वेना केवा से आएगी और वो कहाँ आएगी? राइट एट्रियम में आएगी। अब आपको पता है कि राइट एट्रियम अपर ब्लू पोर्शन है जिसमें हमारे पास क्या दिया गया है? ए, उसको टिक मार दें। अब आप ऑप्शंस में देखो कि ए क्या है। अब ऑप्शन नंबर सी में जो है हमारा करेक्ट जो फिगर के हिसाब से है वो ए जो दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर इज सी एंड figure mark is A, which is right atrium. So correct answer of 49 is C. MCQ number 50. The physiological secretion known as surfactant directly prevents। फिर से ये आप देखो कि आपको surfactant के हिसाब से ये बेसिक जो है वो कॉन्सेप्ट है जो हम अल्विलाई में पढ़ रहे हैं, अल्विलाई के स्ट्रक्चर में, अल्विलाई बलून लाइक है या ETC। तो सो बेसिक MCQ इसका करेक्ट ऑप्शन इज ए, अल्विलर कोलैप्स से सर्फेक्टेंट हमें प्रिवेंट करता है। MCQ number 51. An animal cell placed in distilled water most likely become turgid, shrink, become plasmolized। जाहिर सी बात है, अगर वाटर में रखेंगे तो वाटर क्या स्टोनिक होता है, वो एनिमल सेल में अंदर आ जाएगा। एनिमल सेल में अंदर आ जाएगा और वहां पे क्या होगा? एक टेंशन क्रिएट करेगा। अब एनिमल सेल में आपको पता है कि कोई भी सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है, वो उसको जो है टेंशन को रिड्यूस करती है या उसको साइटोलाइसिस से प्रिवेंट करती है। अब आपको पता है कि यहाँ पे एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती तो वो एनिमल सेल क्या कर जाएगा? बस्ट कर जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज बी, बस्ट। Conceptual one था 51. MCQ number 52. Choose the false statement regarding the biology of viruses। false statement ढूंढनी है। They are obligate parasite। No, it is correct। They reproduce only inside our cell। Yes, it is correct। They can crystallize। Yes, it is correct। ऑप्शन डी, they possess metabolic। No, तभी तो उनको जो हम obligate parasite इसलिए कहते हैं कि उनके पास अपना नाइट्रोसोम भी नहीं होता। ऐसा कुछ MCQ भी पहले था। उनके पास मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। सो करेक्ट ऑप्शन इन MCQ number 52 is D, they possess metabolic machinery। The 53. Identify the property of water that is least directly caused by hydrogen bonding। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले होती है, फिर उसका हाई सरफेस टेंशन होता है, हाई स्पेसिफिक हीट होती है, हाई कोहेजन फोर्सेस होता है। अब इसका MCQ करेक्ट जो है डी है, पोलैरिटी। यानी पोलैरिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से नहीं होती बल्कि पोलैरिटी पहले होती है फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करती है। सो दिस इज वेरी कॉन्सेप्चुअल कि हाइड्रोजन अगर ये होता कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या काज है तो वो पोलैरिटी होता। अब यहाँ क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस वजह से लीस्ट होती है तो वो पोलैरिटी की वजह से, क्योंकि पहले पोलैरिटी जनरेट होती है वाटर में, फिर उसमें क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होती है। सो करेक्ट आंसर इज डी, पोलैरिटी। MCQ number 54. Which one of the following is not a conjugated protein? Glycoprotein is conjugated, lipoprotein is conjugated, hemoglobin is even conjugated। You know that heme is non-protein part and globin is protein part, so it is also conjugated molecule। But egg albumin is pure protein, so it is not the conjugated protein। 55. Name the virus that is primarily transmitted through the airborne respiratory route। अब आपको इसके लिए वायरस का ट्रांसमिटेड रूट पता होना चाहिए। एयर से जो हेपेटाइटिस बी, सी हमने कहा कि इनका कॉमन जो है वो ब्लड जो है वो रूट है, ना कि जो एयरबॉर्न। HIV हम उसका तो बहुत से जो है ट्रांसमिटेड रूट्स हैं।
सेक्सुअल वगैरह और भी बहुत सारे, पर ऑप्शंस ये प्योर एयर बॉर्न रेस्पिरेटरी रूट है, यानी ये प्योर एयर से जो है वो ट्रांसमिट होती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एमसीक्यू नंबर 56, सेलेक्ट द बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर फ्रॉम ग्लाइसरॉल फैटी एसिड इन अ ग्रुप। अब ये इन अ ग्रुप जो ग्रुप है, ये इस वर्ड को ये मिसप्रिंट है। ग्लाइसरॉल फैटी एसिड जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम ट्राइग्लाइसराइड करते हैं। बहुत इजी वन। If a DNA sample contains 24% adenine, the percentage of cytosine present is। अब आपको पता है कि एडेनिन से हमेशा पेयर में क्या होता है, थायमीन होता है। अब आप एडेनिन अगर 24% है, थायमीन भी कितना होगा, 24% होगा। अब थायमीन अगर 24% है तो साइटोसिन कितना होगा। अब आपको पता है एडेनिन और गुआनिन ये दोनों क्या है, ये दोनों प्यूरिन है, यानी इनमें डबल रिंग होती है। अब प्यूरिन टोटल कितना होता है डीएनए में, 50% होता है। 24% हमारे पास एडेनिन आ गया तो 26% क्या होगा, गुआनिन होगा। और जितना गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। सो करेक्ट आंसर इज सी, 26% इज द प्रेजेंट percentage of cytosine present in the sample of DNA where adenine is 24%. Intrinsic factor required for vitamin B12 absorption is secreted by कौन से सेल सीक्रेट करते हैं, parietal cells, easy one, mention in the STP. MCQ number 59, the endomembrane system includes all of the following except। इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, इसमें जो है राइबोसोम इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन ए लाइसोसोम इज द आल्सो पार्ट, ऑप्शन सी इंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ऑप्शन डी गोल्गी apparatus। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो पार्ट नहीं है वो राइबोसोम से। राइबोसोम इज द नॉट पार्ट ऑफ इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। MCQ number 60, identify the heart chamber containing deoxygenated blood completely before it enters the pulmonary circulation। अब आपको पता है कि राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, एओर्टा। अब आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है और राइट वेंट्रिकल से जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाती है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन से पहले वो कहाँ होगी, वो राइट वेंट्रिकल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राइट वेंट्रिकल। केस नंबर 61 डिस्कस करते हैं। बीसीआर एंड टीसीआर हैव ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिमिलरिटीज एक्सेप्ट। कौन सी सिमिलरिटीज दोनों में है और एक जो प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होगी वो हमें फाइंड करनी है। रोल एंड एडाप्टिव इम्यूनिटी दोनों की प्रॉपर्टी है। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स दोनों ही हैं। सिक्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ टीसीआर, इट इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ बीसीआर। क्योंकि आपको पता है कि बीसीआर आर प्रेजेंट ऑन द B lymphocyte and B lymphocyte after converting into plasma cells they secrete only antibodies. Antigen specificity is also similarities in parts, so correct option is C, secretion of antibodies. MCQ number 62, identify the chamber that receives backfluid blood if the tricuspid valve fails to close completely। अब ट्राइकस्पिड वाल्व ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये बॉडी के राइट साइड में मौजूद होता है, यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में मौजूद होता है। अब अगर ये फेल्ड क्लोज, ये कंप्लीटली क्लोज नहीं हो रहा तो ब्लड कहाँ से जाएगी, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में चली जाएगी। पल्मोनरी मीन नहीं, एओर्टा नहीं, लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं, वो तो लेफ्ट साइड में तो बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। तो ट्राइकस्पिड हमारी हार्ट की राइट साइड में मौजूद होता है, बिटवीन दी राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। और अगर ये क्लोज सही तरीके से नहीं होगा तो ब्लड राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में चली जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, राइट एट्रियम। MCQ number 63, choose the organ involved in bath detoxification and digestion। Heart, no. Lungs, no. Spleen, no. Liver, liver is in our body and it helps in bath functions, detoxification and digestion। So correct option D, liver। MCQ number 64, identify the virus that contains RNA as a genetic material। अब आपको पता है कि herpes में भी डीएनए होती है, एडिनो वायरस में भी डीएनए होती है, बैक्टीरियोफेज में तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होती है। HIV एक वायरस है जिसमें आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल यूज होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, HIV। MCQ number 65, cellulose differs structurally from the starch primarily due to its unique मोनोमर टाइप नहीं, मोनोमर तो दोनों का सेम होता है। फंक्शन नहीं, हमें पूछ रहा है कि स्ट्रक्चरली वो फंक्शन भी डिफरेंट होता है, पर हमसे स्ट्रक्चरली पूछ रहा है। बात आर सेम नहीं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट बॉन्ड टाइप। MCQ number 66, upward movement of water molecule in xylem is primarily driven by cohesion, freezing point, hydrolysis, ionization। So correct is A, which is related to primarily bond type cohesion and adhesive forces are primarily used। It is the also line of STB। हाइड्रोलाइसिस का भी रोल नहीं होता, फ्रीजिंग पॉइंट अलग चीज है, बाकी ऑप्शंस तो करीब करीब भी नहीं है। MCQ number 67, a laboratory chemical disperses the phospholipid of the plasma membrane, the cell will immediately lose its ability to carry out respiration। अब respiration हमारी जो है वो कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये तो फंक्शन प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू होगा। सिंथेसिस प्रोटीन नहीं, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, क्योंकि ये क्या है, ये फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और अगर वो अपनी एबिलिटी लूज करती है तो इसमें मसला होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। MCQ number 68, if the oxygen supply to a muscle is completely cut off, pyruvate is converted into lactic acid। क्यों? क्योंकि हमारा जो मसल सेल है अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इनएरोबिकली रेस्पायर करेंगे,
जो हमारे मसल सेल्स हैं और पायरुवेट को कन्वर्ट कर देंगे लैक्टिक एसिड में, और इस कंडीशन को हम फटीग के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, लैक्टिक एसिड। एमसीक्यूज नंबर 69, पॉइंट आउट द मिसमैच एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर। अब ए में क्या कह रहा है, ट्रिप्सिन स्टार डाइजेशन, यही मिसमैच है। करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्योंकि ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन टेक करता है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ये भी सही है। ऑप्शन बी सी भी सही है, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन, लाइपेज फेट डाइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ट्रिप्सिन डज नॉट डाइजेस्ट स्टार्च। एमसीक्यूज नंबर 70, 6 कार्बन लिपिड मॉलिक्यूल लीड सेल एनर्जी आउटपुट डेट इज सेम एज डेट ऑफ ग्लूकोज। नहीं, क्योंकि सेम ग्लूकोज से तो डबल रिलीज करेगा, क्योंकि ये एसटीबी में लाइन है। लिपिड का मॉलिक्यूल हमेशा कार्बोहाइड्रेट से अगर सेम कार्बन नंबर है तो डबल एनर्जी जनरेट करेगा। 3x ऑफ डेट ऑफ राइबोज, नहीं ये भी गलत है। राइबोज के मुकाबले में 6 कार्बन का जो है वो 3x नहीं रिलीज करेगा। 5x इज डेट ऑफ ट्राइग्लाइसोल, ये भी गलत है। 2x इज डेट ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि हमें कार्बन नंबर देखना होता है। बाकियों में देखो, राइबोज में 5 कार्बन है और ऊपर एमसीक्यूज में 6 कार्बन कहा गया है, ट्राइग्लाइसराइड में 3 कार्बन होते हैं। तो ग्लूकोज में देखेंगे, और ग्लूकोज से डबल हमेशा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी होती है लिपिड मॉलिक्यूल में। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, 2x इज डेट ऑफ द ग्लूकोज। MCQ number 71, the organ primarily responsible for absorbing water and salts from undigested food residue is the jejunum, duodenum, esophagus, large intestine। अब आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे जो फूड होता है वहां से न्यूट्रिएंट्स सारे जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डाइजेस्ट भी होते हैं, फिर ड्यूोडेनम तक आते आते सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत वाटर होता है, ज्यादा से ज्यादा वाटर और थोड़े बहुत साल्स होते हैं, रिमेनिंग साल्स, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब प्रॉपर्ली होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, अगर न्यूट्रिएंट्स का कहता तो फिर ड्यूोडेनम हो सकता था, पर यहाँ पे हमें वाटर और साल्स का कहा गया है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन। करेक्ट ऑप्शन इज डी। MCQ number 72, name the specific immune cell necessary for activation of B lymphocyte। B lymphocyte को कौन एक्टिवेट करता है? हेल्पर टी सेल्स। फिर B lymphocyte प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होगा और फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। तो इसके लिए हेल्पर टी सेल्स जो होता है वो इसके लिए जो होता है B lymphocyte को एक्टिवेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, हेल्पर टी सेल्स। MCQ number 73, reduced oxygen transport due to low hemoglobin level is clinically termed as anemia। ऑप्शन डी। इन MCQ number 73, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, एनीमिया, यानी खून की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन कमी होगी तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो आरबीसीज कम होगा, क्योंकि आरबीसीज की बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें हीमोग्लोबिन 90 to 95% यूज होता है। तो दिस कंडीशन इज रेफर्ड एज एनीमिया। MCQ number 74, choose the combination that is correctly matched। ऑप्शन ए, पेनक्रियास बाइल स्टोरेज ओनली, ये तो इनकरेक्ट है। फॉलोइंग प्रोटीन डाइजेशन, ये भी सही नहीं है। गाल ब्लेडर बाइल सिंथेसिस, नहीं, वो जस्ट स्टोर करता है, प्रोटीन तो लिवर में होती है। ऑप्शन डी, लिवर ग्लाइकोजन स्टोरेज इन बाइल प्रोडक्ट्स, हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि लिवर में हमने पहले भी डिस्कस किया कि वहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है, ग्लाइकोजन स्टोरेज भी होती है, बाइल प्रोडक्शन भी होती है। हाँ, अगर बाइल स्टोरेज होता तो फिर गाल ब्लेडर सही था, पर गाल ब्लेडर वाले ऑप्शन में बाइल सिंथेसिस कहा गया है, तो इस वजह से वो भी गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, लिवर स्टोर ग्लाइकोजन इन बाइल प्रोडक्शन। MCQ number 75, if a student removes water completely from a living cell, the immediate cellular function affected is ATP storage, enzyme substrate interaction, genetic coding by DNA, peptide bond formation। अब ATP स्टोरेज के लिए भी हमारे पास वाटर रिक्वायर नहीं होता, जेनेटिक कोडिंग के लिए भी एसएच वाटर रिक्वायर इतना नहीं होता या ना के बराबर। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये तो एक कंडेंसेशन प्रोसेस है और इसमें वाटर रिलीज होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन, क्योंकि एंजाइम को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म के लिए एक्वियस एनवायरनमेंट रिक्वायर होता है, और अगर हम वाटर ही एक सेल से, लिविंग सेल से रिमूव कर दें तो ये प्रोसेस सही से नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ number 76, करियोलिम्फ कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। करियोलिम्फ क्या होता है? ये एक फ्लूइड मटेरियल होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। डीएनए पॉलीमरेज, ये भी उसके अंदर होगा। न्यूक्लियोटाइड्स, वो भी नॉर्मली, क्योंकि डीएनए वहाँ डीएनए सिंथेसिस होती है तो न्यूक्लियोटाइड्स भी होंगे, स्टोन प्रोटीन भी होंगे न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन के लिए। अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो जस्ट माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, और माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया जब दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा तो वो वहाँ पास आउट होगी। बाकी नॉर्मल सेल के न्यूक्लियस में माइटोकॉन्ड्रिया की डीएनए नहीं होती। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। MCQ number 77, इवेल्युएट द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंजाइम काइनेटिक्स। स्टेटमेंट 1 क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस आर टेम्पररी, ये तो पता है हमें, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टेम्पररी होते हैं, बाद में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्सेस से प्रोडक्ट और एंजाइम वापस से एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। स्टेटमेंट 2, परमानेंट बाइंडिंग प्रिवेंट्स रिपीटेड एंजाइमेशन। हाँ, अगर वो परमानेंटली बाइंड कर जाएंगे तो फिर एंजाइम बार बार अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि एंजाइम बार बार यूज होता है, इसलिए वो जस्ट उससे टेम्पररी इंटरेक्शन करता है, ना कि परमानेंट। सो ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स। ऑप्शन बी, बात फॉल्स। ऑप्शन सी, बात ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। यहाँ सी इज दी करेक्ट लग रहा है, फिर भी डी को देख लेते हैं। डी बात आर ट्रू बट डी डज नॉट एक्सप्लेन। नो, डी एक्सप्लेन स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, बिकॉज पहले में उसने एंजाइम सबस्ट्रेट का टेम्पररी का है, फिर परमानेंट की बात की है कि वो एंजाइम एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा अगर वो परमानेंट बाइंडिंग हो। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ MCQ number 77 इज सी। MCQ number 78, select the exact sugar found within the structure of DNA। ऑप्शन बी, deoxyribose। MCQ 79, nucleosomes represent structure formed by DNA wrapped tightly around the histone proteins। आर्कनोमर बाकायदा आर्कनोमर बनता है जिसमें डीएनए जो होती है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रेप अप कर जाती है, फिर एक तस्बीह नुमा एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ MCQ number 79 इज बी, हिस्टोन्स। MCQ number 80, सेलेक्ट द करेक्ट फिजियोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन रिच मील। अगर कोई प्रोटीन रिच मील है तो उसमें क्या होगी?
लार्ज इंटेस्टाइन में तो प्रोटीन की डाइजेशन ही नहीं होती, वहाँ तो जस्ट वाटर और साल्ट की एब्जॉर्प्शन होती है, जिसे हमने पहले डिस्कस किया। हमारे माउथ में भी जो है प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होती, स्टमच और ड्यूडिनम में होती है, और फिर थोड़ी बहुत जूजिनम में भी होती है। तो डी लिवर में भी नहीं होती। इमल्सिफायर तो लिपिड होती है, प्रोटीन नहीं होती। सो डी भी रॉन्ग है। और मोस्ट एक्यूरेट जो आंसर इसका होगा सी होगा, स्टमच पेप्टाइड फार्म इन स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडिनम और जूजिनम में प्रोटीन की प्रॉपर डाइजेशन होगी। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ एमसीक्यू नंबर 80 इज सी। एमसीक्यू नंबर 81 डिस्कस करते हैं, लास्ट एमसीक्यूज ऑफ बायोलॉजी पोर्शन। इफ सेल बी इज डिस्ट्रॉयड बाय एन एचआईवी इन्फेक्शन, द फर्स्ट इवेंट इन द पाथवे टू बी डिसरप्टेड इज। अब इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको चारों एमसीक्यूज का नेमिंग आनी चाहिए। एमसीक्यू जो ए दिया गया है, जो शो किया गया है सेल, ये क्या है, मैक्रोफेज है। और सेल बी जो दिया गया है ये टी हेल्पर सेल है। जो सी सेल दिया गया है ये क्या है, ये बी लिम्फोसाइट है। और जो डी सेल दिया गया है ये क्या है, प्लाज्मा सेल है। अब आपको पता है कि टी हेल्पर सेल वो जो क्या करता है, वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा मैक्रोफेज से, और फिर क्या करेगा, फिर वो कुछ डॉट्स दिए गए हैं बीच में, ये क्या है, कुछ सिग्नल्स हैं, ये रिलीज करेगा। क्योंकि हमने पहले भी देखा टी हेल्पर सेल एक्टिवेट करता है बी लिम्फोसाइट को, ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा, यानी इस फिगर में सी सेल को एक्टिवेट करेगा। फिर सी फिगर क्या होगा, वो उसकी जो है डिवीजन ज्यादा से ज्यादा होगी, वो प्रोलिफरेट करेगा, और प्रोलिफरेट करके वो डी सेल में कन्वर्ट होगा। और डी सेल क्या है, हमारा प्लाज्मा सेल है, और प्लाज्मा सेल क्या कर रहा है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है। ये एक पूरा प्रोसेस है, ये आपको समझ आ गया तो फिर आप बता सकते हैं। अब एमसीक्यूज क्या है कि अगर बी सेल यानी टी हेल्पर सेल डिस्ट्रॉय हो गया एचआईवी इन्फेक्शन से, अब आपको पता है कि बी जो है ये टी हेल्पर सेल ही हो सकता है, क्योंकि एचआईवी एक टी हेल्पर सेल पे करता है। टी हेल्पर सेल अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो वो क्या करेगा, एमसीक्यूज ऑप्शन ए डिफरेंशिएशन ऑफ सेल सी इनटू सेल बी, नहीं वो तो बाद का प्रोसेस है। पहले क्या होगा, फर्स्ट इवेंट हमसे पूछा है एक्टिवेशन ऑफ सेल सी बाय केमिकल, नहीं ये भी बाद का प्रोसेस है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज ये तो लास्ट वाला प्रोसेस है। रिकॉग्निशन, अब अगर ये जो बी सेल है यानी टी हेल्पर सेल है, ये अगर डिस्टर्ब होगा, ये इसको एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से ये अगर प्रॉपर तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो मैक्रोफेज से, क्योंकि मैक्रोफेज क्या है, एंटीजन प्रेजेंट सेल है, तो ये उसकी एंटीजन को रिकॉग्नाइज ही करेगा, पहचानेगा नहीं, तो आगे सिग्नल कैसे रिलीज करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ एमसीक्यूज नंबर 81 इज डी, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेड बाय सेल इज नॉट डन प्रॉपर्ली आफ्टर एचआईवी इन्फेक्शन इन बी सेल।